हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 53 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी, नेट जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 53 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि स्वचलन जटिल अर्थव्यवस्थाओं की सामान्य घटना है और इसका कारण दिया गया है कि जटिल अर्थव्यवस्था स्वचलन के बगैर जीवित नहीं रह सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए तथा आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उच्च तकनीकी आधुनिक अर्थव्यवस्था की व्यावर्तक विशेषता है, जिसमें स्वचालन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसके बिना यह अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती है। वस्तुतः आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था का यह आधार बन गया है। इस वजह से कथन ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में जब श्रमिकों की उनकी उचित मजदूरी नहीं मिलती है तो संभावनीय है कि वे अपने को संगठित कर विरोध प्रदर्शन एवं हड़ताल करेंगे। इसका कारण दिया गया है कि श्रमिक संघों की सृष्टि श्रमिकों के सामान्य हितों तथा आंदोलनों के रूप में उनके द्वारा किए गए संगठित सहचार्यात्मक प्रयासों के आधार पर होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए की जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में जब श्रमिकों की उनकी उचित मजदूरी नहीं मिलती है तो संभावनीय है कि वे अपने को संगठित करेंगे और विरोध प्रदर्शन एवं हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि श्रमिकों संघों की सृष्टि श्रमिकों के सामान्य हितों तथा आंदोलनों के रूप में उनके द्वारा किए गए संगठित सहचार्यात्मक प्रयासों के आधार पर होता है। यही वजह है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर जो है या कथन ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि औपनिवेशिक नीतियाँ जैसे कि जल कर, भूमि राजस्व और कृषि कीमतों की संबंधी नीतियां निर्धन मध्यवर्गीय एवं खुशहाल काश्तकारों के साथ साथ छोटे मोटे भूस्वामियों को भी जमींदारों एवं शक्तिशाली किसानों के खिलाफ आपस में एकजुट कर सकती है। और इसका कारण दिया गया है कि किसान का मन अथवा मनोवृत्ति किसान आंदोलन को जन्म नहीं देता, बल्कि उनके जीवन के हालात इसके जो है जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर जो है यह कथन ए का सही स्पष्टीकरण कह रहा है। वस्तुतः किसानों की दुर्दशा ही उन्हें आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती है और इनके हालात ही जमींदारों एवं शक्तिशाली किसानों के खिलाफ जो है आपस में एकजुट कर सकती है। इसी वजह से कथन ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार नगरीकरण श्रम विभाजन तथा वर्ग रचना का आधार बना और इसका कारण दिया गया है कि जबकि दूसरी तरफ यह प्रशासन, पुलिस, कराधान इत्यादि की आवश्यकता को उपलक्षित करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक गलत है और आर जो है यह सही है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो दिया गया है मार्क्स के अनुसार नगरीकरण श्रम विभाजन तथा वर्ग रचना का आधार बना है, यह हमारा गलत है।
जबकि दूसरी तरफ यह प्रशासन, पुलिस, कराधान इत्यादि की आवश्यकता को उपलक्षित करता है, तो यह सही है। नगरीकरण श्रम विभाजन तथा वर्ग रचना का आधार जो है नहीं है, और क्योंकि यह प्राचीन काल से जो है चला आ रहा है, तो इसी वजह से कथन ए गलत है और इसका कारण जो दिया गया है आर, यह सही है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 दिया गया है। सूची नंबर 1 में अनुसंधानकर्ता का नाम दिया गया है और सूची नंबर 2 में जो है इन्होंने किस गाँव का अध्ययन किया था, उन गाँव का नाम लिया गया। तो इन्हें हमें आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया था, तो इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। ए बेतेई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। एस.सी. दुबे ने किस गांव का अध्ययन किया था, तो इन्होंने समीरपेट का अध्ययन किया था। और मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव का जो है अध्ययन किया था। एक बार फिर से देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा, ए बेतेई ने श्रीपुरम, एस.सी. दुबे ने समीरपेट और मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नगरों की अव्यवस्थित अतिवृद्धि को जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नगरीय फैलाव, ऑप्शन नंबर बी है पट्टी नगर, ऑप्शन नंबर सी है बृहद नगर और ऑप्शन नंबर डी है नगरीय परिधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नगरीय फैलाव। जब गांव की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है तो नगरों के जनघनत्व का पर जो है दबाव बढ़ता है, जिससे अव्यवस्था फैलती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें नगरीय फैलाव के अंतर्गत पड़ोसी ग्राम एवं समुदाय नगर में समायोजित हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नगरीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अति नगरीकरण, ऑप्शन नंबर सी है उपनगरीकरण और ऑप्शन नंबर डी है अर्ध नगरीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपनगरीकरण। उपनगरीकरण उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें नगरीय फैलाव के अंतर्गत पड़ोसी ग्राम एवं समुदाय नगर में समायोजित हो जाते हैं। पैट्रिक गोडिस ने इस अवधारणा की रचना सर्वप्रथम 1915 में अपनी पुस्तक सिटीज इन इन्वोल्यूशन में दक्षिण लंकाशायर नगर के साथ जो है विकसित हुए नगरों के विश्लेषण में जो है किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिक उपागमन के विकास का श्रेय जाता है, किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकफर्ट स्कूल को, ऑप्शन नंबर बी है वियना स्कूल को, ऑप्शन नंबर सी है शिकागो स्कूल को और ऑप्शन नंबर डी है मैनचेस्टर स्कूल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिकागो स्कूल को। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में वर्ष 1882 में, कब? अमेरिका में वर्ष 1882 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित की गई थी वही कालांतर में समाजशास्त्री जगत में शिकागो संप्रदाय के नाम से सुप्रसिद्ध हुई। शिकागो संप्रदाय में निश्चयता नगरीय समस्याओं जैसे कि अपराध, अपचार, गरीबी आदि के अध्ययन की ओर जो है विशेष ध्यान जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है, तो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना। ठीक है, जब उद्योगों की अधिकता से किसी नगर का नगरीय व्यवस्था में गंदगी, शोर शराबा, यातायात में व्यवधान आदि उत्पन्न होता है तो नगरीय पुनर्चक्रण की जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में देखा गया है, दिल्ली में नगरीय पुनर्चक्रण के द्वारा जो है उद्योगों को जो है शहर से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जैविकीय रूप से भिन्न समूह जो सामान्य तथा विशिष्ट आनुवंशिकता को निरूपित करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है जाति, ऑप्शन नंबर बी है संपदा, ऑप्शन नंबर सी है निर्जातीय समूह और ऑप्शन नंबर डी है प्रजाति।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रजाति। प्राणशास्त्रीय आधार पर एक प्रजाति भौगोलिक जनसंख्या का एक समूह है जिसमें कुछ ऐसे सामान्य शारीरिक लक्षण एवं आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं जिसे उसे दूसरी भौगोलिक जनसंख्या यानी कि समूह से अलग करते हैं। प्रजाति पूर्णतः एक प्राणी शास्त्रीय तथ्य है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृत की संकल्पना का पहली बार प्रयोग किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स स्टोक्स ने, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन नंबर सी है लुई वर्थ ने और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बूथ ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्कर लेविस ने। गरीबी की संस्कृत ऑस्कर लेविस ने 1966 के द्वारा प्रणीत एक अवधारणा है जिसकी रचना उन्होंने तब की थी जब वे मैक्सिको, प्यूर्टो रिको और न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदायों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों के गरीबों के व्यक्तियों में एक दूसरे की समानता होती है कि वे वंचित सामाजिक दशाओं में रहते हैं जो अशिक्षा तथा अन्य अभावों के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की कौन सी तीन अवस्थाएं एल मार्गन द्वारा प्रतिपादित की हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन, सामंती एवं औद्योगिक, ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता, बर्बरता एवं सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है निचली मध्यवर्ती एवं आधुनिक और ऑप्शन नंबर डी है आदिम परंपरागत एवं प्रौद्योगिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंतरता, बर्बरता एवं सभ्यता। ठीक है, सामाजिक संस्कृत विकास की जो है ये जो तीन अवस्थाएं हैं जो कि एल मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई थी वे हैं निरंतरता, बर्बरता एवं सभ्यता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की संकल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है संदर्भ समूह की संकल्पना से, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक समूह की संकल्पना से, ऑप्शन नंबर सी है हित समूह की संकल्पना से और ऑप्शन नंबर डी है तृतीयक समूह की संकल्पना से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संदर्भ समूह की संकल्पना से। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवास की है। जो है श्रीनिवास के अनुसार जो है संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जात या कोई जनजात अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जात की दिशा में अपनी जो है रीत रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को जो है बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जाति जाति संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदायों में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक जो है बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ी तक जो है दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के वे रूप जो किसी समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकृत किए जाते हैं किंतु वे वर्ग, व्यवसाय और लिंग की सीमा रेखाओं से परे हैं, यह कौन सी संस्कृत के तत्व की परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक परम तत्व, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक सामान्य, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक विकल्प और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांस्कृतिक परम तत्व की। ये परिभाषा सांस्कृतिक परम तत्व की है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के वे पहलू जो एक अपेक्षाकृत बड़े समाज के अंतर्गत विशिष्टीकरण समूहों के सदस्यों को अभिलक्षित करते हैं, यह कौन से संस्कृत के तत्व की परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक परम तत्व, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक सामान्य, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक विकल्प और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सामान्य की, यानी कि यह परिभाषा सांस्कृतिक सामान्य की परिभाषा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वे मानक जो निश्चित होते हैं और भिन्न संस्कृतियों में भिन्न नहीं होते हैं, ये कौन सी संस्कृत के तत्व की परिभाषा है? ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक परम तत्व, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक सामान्य, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक विकल्प और ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक विशिष्टताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक विकल्प की, यानी कि यह परिभाषा सांस्कृतिक विकल्प की परिभाषा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के वे रूप जिनकी समाज के किसी भी सामान्य सदस्य से अपेक्षा की जाती है, यह कौन सी संस्कृत के तत्व की परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक विशिष्टताएं की, यानी कि यह परिभाषा सांस्कृतिक विशिष्टताएं की परिभाषा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सांस्कृतिकरण का उदाहरण है? तो कौन सा है जो एक सांस्कृतिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान नैयरों में एक विवाह, ऑप्शन नंबर बी है नंबूदरियों में ब्राह्म्य प्रकार का विवाह, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रियों में सप्तपदी और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक की कृषि जातियों में सप्तपदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक की कृषि जातियों में सप्तपदी। ठीक है। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। संस्कृतिकरण में कोई जात अपने से उच्च जात के संस्कृत के तत्वों को ग्रहण करती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च प्रजनन दर एवं उच्च मृत्यु दर की स्थिति से गुजरती हुई जनसंख्या के आयु लिंग की संरचना का सबसे अच्छा विवरण देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या पिरामिड, जो अपेक्षाकृत चौड़े आधार पर मंद ढलान वाले पार्श्वों को निरूपित करता है। तो यह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दिखाने वाला पिरामिड आधार में चौड़ा और ऊपर की ओर कम हो जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल 4 कथन दिए गए हैं जिनके पर जो है हमें विचार करना है। पहला पॉइंट है प्रजनन दर मृत्यु दर की अपेक्षा आयु संरचना को काफी कम सीमा तक प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म अथवा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक है। तीसरा पॉइंट है जन्म के समय लिंग अनुपात का मां की आयु से सीधा संबंध है। और चौथा पॉइंट है 70 वर्षों की जीवित संभावित वाली जनसंख्या पर मृत्यु दर की गिरावट का खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4, यानी कि प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म अथवा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफ़ी अधिक है और 70 वर्षों की जीवित संभावित वाली जनसंख्या पर मृत्यु दर की गिरावट काफ़ी जो है खास प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी कि कथन 2 और 4 सही है। लिंग अनुपात को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचना माना जाता है। यह वैवाहिक दर, श्रम बाजार में स्त्रियों की सहभागिता दर और लिंग भूमिकाओं को प्रभावित करता है। भारत में लिंग अनुपात में निरंतर जो है कमी आती जा रही है। ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सहजीविता का अर्थ है। तो सहजीविता का अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, यह आपसे जो है पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सहजीविता का अर्थ क्या है, जिसमें कई फ्रेंड्स ने इसके सही उत्तर दिए हैं। तो जिन्होंने सही उत्तर दिए थे और जिन्होंने गलत उत्तर दिए हैं वो सब जो है इस क्वेश्चन का आइए मिलान करते हैं कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पृथक्करण, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है पारस्परिक निर्भरता और ऑप्शन नंबर डी है शोषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारस्परिक निर्भरता। यानी कि जिन्होंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारस्परिक निर्भरता लगाया था तो उनका क्वेश्चन सही है, यानी कि उनका आंसर सही है। सहजीविता एक प्रक्रिया के साथ साथ एक अवस्था भी है। इसके अंतर्गत विजातीय गुणों वाले व्यक्ति या जो है समूह पारंपरिक निर्भरता के कारण एक साथ जो है जीवन यापन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एक कबीला, ऑप्शन नंबर बी है एक जात, ऑप्शन नंबर सी है एक बंदीगृह और ऑप्शन नंबर डी है एक गांव। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी कि आज के इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हम इस क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे और उसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप लोग यह भी जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।